बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है जिसमें हमें तीन चीज़ें मिल जाती है। पहला, इसका अपर मीडियन, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, यानी कि अपर वाली लाइन। इसकी जो अपर लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। जो मिड लाइन है उसे कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी, जो कि 20 मूविंग एवरेज है। और इसकी जो लोअर लेवल है, जो लोअर लाइन, वो काम करता है सपोर्ट का, जिसे हम लोअर मीडियन कहते हैं। तो बॉलिंजर बैंड में आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि प्राइस जो है वो बैंड के साथ साथ मूव करता जा रहा है। जब जब अपर लेवल्स पर पहुंच रहा है वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जब जब लोअर लेवल पर पहुंच रहा है प्राइस तो वो एक सपोर्ट फेस कर रहा है, और वहां से प्राइस दोबारा उठ जा रहा है। बॉलिंजर बैंड का यूज़ कैसे करना है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट हो कुछ महीनों की या कुछ सालों की, और उसको कितने टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड ज़्यादा बेहतर यूज़ होता है। सबसे पहले बात करें तो टाइम फ्रेम की, वो है बिगर टाइम फ्रेम। अब डे टाइम फ्रेम, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो आप डे टाइम फ्रेम का यूज़ करें। आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ करें। अगर आपको साल 2 साल की अगर इन्वेस्टिंग भी करनी है तो वो भी किया जा सकता है बॉलिंजर बैंड के द्वारा। उसके लिए आपको मंथली टाइम फ्रेम का यूज़ करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस एक बार 20 SMA के ऊपर आ जाता है, और अगर हम इसमें RSI को ऐड कर देंगे, जो कि मैं बताने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है वहाँ पर। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे, अगर इंट्राडे बेसिस भी अगर आपको ट्रेड करना है तो बॉलिंजर बैंड का बेस्ट यूज़ जो होता है वो होता है आवरली टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। इसका सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको बताऊं बॉलिंजर बैंड का, कि जो मिड लाइन है 20 SMA, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हमें बाय साइड पर जाना है, यानी कि वो प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा तब तक, जब तक कि वो 20 SMA को ब्रेक करके नीचे की तरफ ना आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर बैंड बहुत पतला हुआ, नीचे की तरफ आया, सपोर्ट लेके दोबारा प्राइस ऊपर, और यहाँ पर जब एक बार फिर प्राइस ऊपर आ चुका है 20 के, तो वो नेक्स्ट टाइम जब जब 20 SMA के पास जाएगा वो ऐसे इस प्रकार से सपोर्ट लेकर उठ जाएगा। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं बॉलिंजर बैंड की जो हम देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल इसका यूज़ स्टार्टिंग से अच्छे से कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैंड को हटा दूंगा, मैं चला जाता हूँ डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर मैं लाइन मार्क करना शुरू करता हूँ, वो है प्रीवियस रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट है प्राइस के मूवमेंट में। ये कि बॉलिंजर बैंड में क्या कोई और ऐसी चीज़ है जिसको ऐड करने से हम थोड़ा और श्योर हो सकते हैं कि प्राइस कितनी तेज़ी से जा सकता है या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो है RSI। RSI नाम का एक इंडिकेटर है जिसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI को यूज़ करने से हमें क्या पता चलता है? सबसे पहले तो हम RSI लगा देंगे। ये कुछ नीचे इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये चार्ट पे प्राइस पे नहीं लगता, क्योंकि RSI जो है वो सिर्फ प्राइस का स्ट्रेंथ दिखाता है। जिस डायरेक्शन में प्राइस है उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है वो RSI दिखाता है। RSI में आप यहाँ देख सकते हो ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड जोन है। यहाँ पर आप इसको चेंजेस करोगे 50-50 पर, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन तक वेट नहीं कर सकते। अब जो ओवरबॉट जोन है ऊपर वाला, उसको आप रेड कलर कर दो, या जो भी आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हो, और मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। यहाँ मैंने किया डन, और मुझे यहाँ पे दिख गया RSI नीचे की तरफ। यहाँ पर मैं क्या देख सकता हूँ कि RSI जब भी जो स्ट्रेंथ है, प्राइस का स्ट्रेंथ हमेशा डिनोट करता है RSI, और यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू दिख जाएगी राइट साइड पे। RSI जब भी 50 के नीचे था, मार्केट नीचे की ओर जाता है। RSI, अगर मैंने कहा था ना 20 SMA के नीचे प्राइस चला गया तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा। 20 SMA के ऊपर है अगर बॉलिंजर बैंड में, तो वो प्राइस ऊपर की तरफ ट्रैवल करता रहेगा। श्योरिटी हमें ये मिलेगी कि जब भी 20 SMA के नीचे प्राइस आ गया, हम तुरंत RSI देखेंगे कि क्या वो भी 50 के नीचे है, यानी कि प्राइस बहुत वीक हो चुका है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। प्राइस जब भी वीक होगा वो फर्दर फॉल होगा, और प्राइस में जब भी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होगा वो वहाँ से अपवर्ड की तरफ, अपर डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू कर देगा, जैसे कि यहाँ हुआ।
आप इस कैंडल पे देख सकते हो RSI ने टर्न लिया, RSI आ गया 26 पे, ओवरसोल्ड जोन के भी नीचे आ चुका है। और आप देखोगे कि ऊपर की तरफ जाते जाते जैसे जैसे RSI 50 के ऊपर चला गया और 20 SMA के ऊपर आ गया, तब ये जो प्राइस ने मोमेंटम ली और यहाँ पर स्ट्रेंथ आप देख सकते हो कि बढ़ती चली गई और ये ऊपर जाते जाते प्राइस कहाँ पहुंची आप देख ही सकते हो। अब RSI की खासियत एक और है कि हमें स्ट्रेंथ वाइज रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी इंडिकेट कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्ट्रेंथ है RSI ये भी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं मार्क कर दूँ RSI में एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ मार्क कर दिया, आप देखोगे कि RSI इस जोन तक आने से पहले ही घूम गया, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन है। इसे कहते हैं स्ट्रेंथ वाइज रेजिस्टेंस, यानी कि प्राइस में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी इसीलिए वहां से घूम गया। अब हो सकता है कि कोई खास किस्म का कैंडल भी बना हो वहां पे, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था। मे बी यहाँ पर आप देख सकते हो जिस दिन RSI टर्न होना शुरू हुआ, यहाँ पे एक स्पिन टॉप कैंडल यानी कि डोजी की तरह से एक कैंडल बना है जो कि ट्रेंड चेंजिंग कैंडल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, लेक्चर 1 आप देखिए, आप वहाँ पर समझ जाएंगे कि डोजी किस प्रकार काम करता है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पिन बार कैंडल यानी कि ग्रेवस्टोन डोजी या डोजी एक और बन फॉर्म हो गया, या फिर आप हैमर कह लो या डोजी कह लो। हैमर की बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है तो ये डोजी कैंडल कहलाएगी। यहाँ से भी टर्न लिया, RSI में स्ट्रेंथ आने लगी और प्राइस जो आप देख सकते हो वो ऊपर की ओर दोबारा बढ़ने लगा। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करोगे, आपको एक वो रेंज नहीं मिल पाएगा कि आप कहाँ पर एंट्री ले सके और कहाँ पर एग्जिट। बॉलिंजर बैंड वाइज एंट्री और एग्जिट कहाँ ले सकते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले बीच में कूदने की कोशिश कभी ना करें कि फॉर एग्जांपल कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है अब यहाँ कहीं कूद गए, ये नहीं करना। या तो आप लोअर लेवल पर इंतज़ार करोगे या फिर अपर लेवल पर इंतज़ार करोगे। बीच में अगर आपको ट्रेड लेना भी है या फिर री एंट्री करना है तो आप 20 SMA के पास का इंतज़ार करोगे। जब भी प्राइस 20 SMA के पास आ जाए, जैसा कि यहाँ हुआ, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो RSI को नज़र में रखते हुए कि प्राइस में स्ट्रेंथ कितना है। जैसा कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया और अगले दिन गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद आप देख सकते हो एक ओपन लो कंडीशन बनी है जो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओपन लो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बॉक्स ऊपर की तरफ खुल के आ रहा है, ये यहाँ पर आप इस कैंडल पे अगर प्लेस करो तो ओ से यानी कि ओपन ओपन प्राइस और लो प्राइस जो है OL वो दोनों इक्वल है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए वहाँ से मार्केट गिरता नहीं है, उसका जो लो प्राइस है वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है कि उसको टूटना 10 में से 9 बार नामुमकिन हो जाता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है वहाँ पर। तो ओपन लो की कंडीशन भी थी, 20 SMA के पास प्राइस भी था और RSI में स्ट्रेंथ भी हमारा बाइंग जोन में था, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। और आप याद रखिए हमेशा बॉलिंजर बैंड का केस में कि जब भी प्राइस ट्रैवल करेगा वो अपने लोअर मीडियन से अपर मीडियन पे जाने की कोशिश करेगा। अगर उसको वापस गिरना है तो वो 20 SMA के पास जाकर ही गिर जाएगा। ये यहाँ से जाता और अगर गिरना होता तो वो यहीं से गिरेगा दोबारा, लेकिन प्राइस को अगर ऊपर उठना है तो यहाँ से उठना शुरू होगा, ये इसको ब्रेक करेगा 20 SMA का और फर्दर कंटिन्यू करता रहेगा। वो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि प्राइस 20 SMA से गिरता चला गया या 20 SMA से ही उठता चला गया। ये देखिए प्राइस को जब भी मूव करना है वो ऊपर की ओर उठेगा। 20 SMA को ब्रेक किया पहले इसने, RSI यहाँ पर आ गया बाइंग जोन में, यानी कि प्राइस में स्ट्रेंथ अच्छा है, मोमेंटम अच्छी आ सकती है। अब आप कहाँ पर वेट करोगे? अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है कॉल साइड, आप इंतज़ार करोगे इस एरिया का, इस जोन में आप आओ या फिर प्रीवियस सपोर्ट जहाँ पे पहला सपोर्ट था वहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हो कि जो खास किस्म का कैंडल हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये एक डोजी कैंडल है, नीचे गिरता हुआ प्राइस और डोजी कैंडल ने ट्रेंड चेंज किया यहाँ से
और 20 SMA के नज़दीक था, डोजी कैंडल भी फॉर्म हो गई, यानी कि इसका लो जो है वो स्टॉप लॉस का एरिया बन गया। प्राइस जो है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी थी, तो यहाँ से दोबारा ऊपर, और आप तब तक ट्रेड में बने रह सकते हो जब तक दोबारा बॉलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस वाले जोन में ना आ जाए। यानी कि ये जो अपर बैंड है, इस बैंड के एरिया में प्राइस ना आ जाए तब तक आप बने रह सकते हो ट्रेड में। ठीक उसी तरीके से जब रेजिस्ट कर जाए तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जब रेजिस्टेंस हुआ प्राइस का, वो जब ब्रेक हो गया तो वो अगला सपोर्ट बन गया। प्राइस यहाँ पर फॉल हुआ, लेकिन इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस वाले जोन के नीचे ब्रेक नहीं दिया, यानी कि वो सपोर्ट बन गया। तो आप दोबारा यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो ऊपर की तरफ, लेकिन तब तक जब तक कि अपने दोबारा प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ना कर जाए। तो बॉलिंजर बैंड की खासियत यही है कि वो रेजिस्टेंस भी बता देता है, वो सपोर्ट भी बता देता है, और अगर आरएसआई के साथ आप कंबाइन करें इसे, तो वो स्ट्रेंथ के हिसाब से आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। बैंड की और एक खासियत है, जैसे कि बैंड ब्लास्ट। बैंड अगर ऊपर की तरफ ब्लास्ट होता है कुछ इस तरीके से, तो वो और फर्दर और तेज़ी से मूव करेगा। बैंड अगर लोअर लेवल, जो बैंड का जो लोअर मीडियन है, अगर वो उसे ब्लास्ट करता है तो वो नीचे की तरफ तेज़ी से मूव करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ बैंड ने जब ब्लास्ट किया इस तरफ, यानी कि बैंड के बाहर प्राइस चला गया, वो फर्दर मूव करना शुरू करेगा। और ठीक उसी तरीके से जब बैंड अगर लोअर लेवल को ब्लास्ट करता है, इस तरीके से लोअर लेवल को अगर बैंड ब्लास्ट कर जाए और अगर कैंडल बहुत ज़्यादा बाहर ना हो, तो अगले दिन या अगले घंटे जो भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, वो उसके साथ बैंड को चिपकते हुए नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे वो यहाँ पर ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। तो बैंड की ये भी खासियत है कि अगर बैंड ब्लास्ट हो जाए कोई भी डायरेक्शन में, वहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आती है, और आप आरएसआई को भी चेक कर सकते हो उस वक्त। तो बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी और बॉलिंजर बैंड्स को अगर यूज़ करके आप ट्रेड करना चाहते हो, तो इन बातों का हमेशा ख्याल रखो। आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लो, वो भी बेहतर काम कर जाएगा। अब हम देखते हैं कि बैंड, बॉलिंजर बैंड में एंट्री और एग्जिट कहाँ लेना है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि बॉलिंजर बैंड वाइज आपको लेना है, या फिर लोअर मीडियन पे आप ट्रेड लोगे अपर साइड पे, या फिर अपर मीडियन पे लोअर साइड का ट्रेड लोगे। यानी कि जब प्राइस बैंड के लोअर मीडियन पे हो सपोर्ट पे, तो आप कॉल साइड ट्रेड लोगे, या अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आप स्टॉक को परचेज करोगे, और जब प्राइस अपर लेवल पर पहुंच जाए तो आप वहां से लोअर साइड का ट्रेड लोगे, सेलिंग साइड का। स्टॉक में हो तो आप इंट्राडे बेसिस पे सेल कर सकते हो, या फिर स्टॉक के ऑप्शन में आप पुट बाइंग कर सकते हो। इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी इंडेक्स में, तो आप वहां पर पुट को बाय कर सकते हो या कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट यानी कि सेलिंग। बॉलिंजर बैंड की खासियत ये है कि बड़े टाइम फ्रेम में आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा दूँ, तो ये जो नॉइस आपको दिख रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। जब तक प्राइस 20 SMA के ऊपर है, मार्केट नहीं गिरेगा। ये जो 2-4 कैंडल आप देख रहे हो, रेड कैंडल्स, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मार्केट गिर रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेंड बड़ी पता चलता है, तो इसका मतलब वो पुल बैक ले रहा है लाइन ऑफ ग्रेविटी के पास। मैंने कहा था ना, लाइन ऑफ ग्रेविटी के पास प्राइस खींचा चलाएगा 20 SMA पे, लेकिन वो वहां से रिटेस्ट करके फिर उठेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि लाइन ऑफ ग्रेविटी के पास पहुंचा, और इस हफ्ते मार्केट दोबारा, अब यहाँ आप देखोगे कि बैंड ब्लास्ट कर रहा है। इस हफ्ते जो करंट मार्केट चल रहा है, ये आज के दिन का है 24 मई 2024, बैंड ब्लास्ट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब, और आरएसआई भी जो है वो नीचे जाके दोबारा अपर साइड पे जाने लगी है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 67 के आरएसआई, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, और ये फर्दर अगर मूव करती चली जाएगी तो प्राइस तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर अगर हम आरएसआई स्ट्रेंथ वाइज ट्रेंड लाइन अगर मार्क कर दे तो क्या हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया एक ट्रेंड लाइन। आरएसआई देख रहे हो आप, इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते, यानी कि आरएसआई जो स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है वो भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन वाइज जो है रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, लेकिन अब आरएसआई ने ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि
स्ट्रेंथ वाइज प्राइस में ब्रेकआउट आ चुकी है, यानी कि मार्केट में दोबारा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और वो भी तेज़ी से। यहाँ पर उसका इंडिकेशन क्या है कि सबसे पहला स्ट्रेंथ वाइज ब्रेकआउट आ गया। सेकंड चीज़ है कि जो रेंज बाउंड चल रहा था मार्केट पिछले 1.5-2 महीने से, उसका भी ब्रेकआउट आ गया। बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होना एक बड़ा संकेत होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ पर बैंड ब्लास्ट हुआ और 1-2 फिर हफ्ते भर 3-4-5-6 हफ्ते मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा और 20 SMA के पास रिटेस्ट करके मार्केट उठा है, यानी कि अभी ये और ऊपर जाने की संभावना इसकी बढ़ गई। यहाँ पर आप देख सकते हो बुलिश एंगल्फिक कैंडल, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। ये कई चीज़ों को कंबाइन करके आप देख सकते हो कि आपकी कंफर्मेशन बढ़ जाती है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हो, तब तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी बेहतर होता है। आप देख सकते हो कि एक बार जब प्राइस ऊपर आ गया तो कितने समय तक ऊपर, लगभग साल भर, साल, 1.5 साल, 2 साल तक प्राइस ऊपर ही भागता रहता है। वो इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है, इसीलिए आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो। ये छोटे छोटे पुल बैक से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि यहाँ पर अगर हम एक स्टॉक ले लें, उसका टाटा स्टील, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं स्टॉक को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ से गिरावट के बाद मोमेंटम लेना शुरू किया था। इस सितंबर से करीब-करीब सितंबर से गिरना शुरू हुआ 15 सितंबर 2023 और ये गिरता चला गया 1 नवंबर 2023 तक, मतलब सितंबर अक्टूबर 3 महीने के आसपास। यहाँ से एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल दिख रहा है और हम क्या देख सकते हैं, आरएसआई का जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होना शुरू हुआ। नीचे आप ये देख सकते हो, यहाँ पर प्राइस में एक अच्छी मोमेंटम आई। इसका जो लो होगा वो स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस मान के चलेंगे और आप यहाँ अगर देख सकते हो तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पे डोजी कैंडल के बाद जो प्राइस उठा है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट से नेक्स्ट सपोर्ट का काम किया है यहाँ पर। क्योंकि मेरी आंखें ट्रेंड हो चुकी है, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं 3 साल से, तो आप देख सकते हो कि तुरंत चीज़ें पकड़ में आती है। चार्ट देखते देखते आपको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। डोजी कैंडल और सपोर्ट बना और ये सीधा ऊपर, यहाँ पर ये नेक्स्ट सपोर्ट यहीं पर बन गया। आप देख सकते हैं ट्रेंड चेंज हुआ, पहले स्ट्रेंथ वाइज डे की क्लोजिंग हुई और उसके बाद ये ऊपर उठता चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंड का लोअर लेवल भी था, लेकिन लोअर लेवल ये डाउन साइड था, तो बैंड यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दे रहा था। तो इसीलिए हमें प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यूज़ लेना है, हमें आरएसआई का भी यूज़ लेना है ताकि कंफर्मेशन बढ़ जाए। और ख़ास करके ट्रेड तब करना है, स्विंग ट्रेडिंग भी या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो आप स्टॉक में, तो जब 20 के ऊपर जब तक प्राइस ना आ जाए डे टाइम फ्रेम पे, आपको ट्रेड नहीं करना। आपको वहाँ पर बाइंग किसी भी स्टॉक की नहीं करनी अगर आप ट्रेडिंग पर्पस से स्टॉक को बाय कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो आप वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, इन्वेस्टिंग अलग तरीके से होती है। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है बॉलिंजर बैंड में, तो आपको जब तक प्राइस 20 SMA के ऊपर ना आ जाए बैंड के, आपको बाइंग नहीं करनी। इट्स अ स्ट्रिक्ट नो फॉर बाइंग अनलेस एंड अनटिल द प्राइस मूव्स फर्दर 20 SMA। यहाँ पर आप देख सकते हो स्विंग में बुकिंग कैसे करनी है, एंट्री और एग्जिट। बॉलिंजर बैंड वाइज मान लो कि अगर आपने 20 SMA के ऊपर यहाँ पर बाइंग की होती 121 रुपीज़ पे, तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था और स्ट्रेंथ अभी ओवर सेल जोन में नहीं पहुँचा है और स्ट्रेंथ वाइज जो रेजिस्टेंस है आरएसआई वहाँ भी नहीं पहुँचा है, जो कि आप देख सकते हो एक इस रेंज में, एक इस रेंज में। अगर आप लाइन मार्किंग देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो रेंज बन के निकल रहा है, जब तक आरएसआई यहाँ तक नहीं पहुँचा और बैंड कंटिन्यू कर रहा है अपर डायरेक्शन में, आप नहीं निकलोगे। और आप देखोगे कि यहाँ पर अगर 121 रुपीज़ में आप बाय करते हैं, कहीं ना कहीं आप 132, 10 रुपये की मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट है क्योंकि स्टॉक छोटा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब 10% के आसपास आपको रिटर्न्स मिल रहा है। तो 10% रिटर्न्स बड़ा होता है, वो भी कुछ ही दिन में है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 से 12 दिन में, 2 हफ्ते में आपको 10% का रिटर्न्स मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। अब आप री एंट्री कब करोगे? जब प्राइस दोबारा 20 SMA के पास आ जाए, तब आपको री एंट्री करना, स्टॉक में बाय करना। अगर
ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से अगर आप स्टॉक को परचेज कर रहे हो तो उस स्टॉक को परचेज ना करें जो डे टाइम फ्रेम पे 20 SMA के नीचे है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इंट्राडे बेसिस पर स्टॉक की बाइंग और सेलिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम का यूज़ करें, इससे नीचे आपको नहीं जाना इंट्राडे बेसिस। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी प्राइस ऊपर आ जाए 20 SMA के, वो बैंड को कंटिन्यू करता चला जाता है। छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। ये कई बार बैंड को ब्रेक करेगा, 20 SMA को ब्रेक करेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट करना क्या चाहता है। बेस्ट काम करता है डेली, वीकली और मंथली। डे टाइम फ्रेम पर पोजिशनल ट्रेडिंग होगी, स्विंग ट्रेडिंग होगी मंथली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर मान लो आपने ट्रेड ले लिया होता इस जगह पर 20 SMA को ब्रेक करके जब ऊपर की ओर चला गया टाटा स्टील, और यहाँ पर RSI भी जो है वो स्ट्रेंथ उसकी अच्छी काफ़ी दिखने लगी, मोमेंटम पकड़ने लगा, बाइंग साइड आ गया RSI, तो यहाँ से आप देख सकते हो 20 को ब्रेक किया ही नहीं। तो जो छोटे छोटे नॉइज़ आपको डे टाइम फ्रेम पे भी दिख रहे थे वो भी नॉइज़ कट हो गया, जो जैसे कि यहाँ पर एक बार ब्रेक हो गया, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक दे दिया, इस तरफ ब्रेक दे दिया प्राइस ने। तो इस नॉइज़ से भी अगर आप बचना चाहते हो तो और बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करो। डेली डेली ट्रेड करके, जैसा कि मैंने बताया, हर 5 मिनट में मार्केट को प्रेडिक्ट करना, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, हर दिन मार्केट को प्रेडिक्ट करना अच्छा नहीं है। तो अगर आप पीसफुल माइंड से ट्रेड करना चाहते हो, कोई भी स्टॉक बॉलिंजर बैंड में 20 SMA के ऊपर आ गया उसको परचेज कर सकते हो, और जिस उसके पिछले कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस मान सकते हो। और जब तक 20 SMA टूट के नीचे ना आए आप उस स्टॉक से नहीं निकलोगे। आप देखोगे कि आप एक बड़ी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। प्राइस यहाँ पे था, मान लेते हैं कि अगर आप इस कैंडल के ब्रेकआउट का क्लोज होने देते हो, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है, 20 SMA को ब्रेक किया, क्लोज हो गया ऊपर अच्छे से, तो अगला वीक में जब प्राइस ओपन हुआ वो हुआ 125 रुपीज़। अगर आप 125 रुपीज़ में भी बाय करते टाटा स्टील को 20 नवंबर 2023 में, तो आप देख सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस तो अब तक, यानी कि 24 मई 2024 को, अब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और आपने इतनी बड़ी मोमेंटम कैच की और प्राइस पहुंच गया 171, जिसका हाई गया था 177। तो आप स्विंग ट्रेडिंग इस प्रकार कर सकते हो। इसी तरीके से बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते रहिए। याद रखिए की पॉइंट्स जो है मार्केट के वो ये है कि बैंड का अपर लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है, बैंड का लोअर लेवल सपोर्ट का काम करता है, और ठीक इसी तरीके से 20 SMA भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा। यानी कि जब प्राइस ऊपर होगा तो 20 SMA सपोर्ट का काम करेगा, और जब प्राइस नीचे होगा तो 20 SMA रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। RSI को यूज़ कीजिए बॉलिंजर बैंड के साथ, जो कि आपको स्ट्रेंथ बता देगा। RSI में ध्यान रखिएगा, ये जो 50 RSI की जो सेटिंग्स होगी उसको आपको 50-50 कर देना है। ओवरबॉट जोन 50, ओवरसोल्ड जोन 50। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, जब भी अपने ओवरबॉट जोन में पहुंच जाएगा, यानी कि 80-88 के आसपास, वहां से दोबारा नीचे घूम जाएगा प्राइस। और ओवरसोल्ड में आप देख सकते हो कि 20-15 तक भी चला जाता है, या 30 के आसपास कई बार रिवर्स हो जाता है। ये एक रिवर्सल जोन होता है। तो आप RSI यूज़ करिए, बॉलिंजर बैंड यूज़ करिए, प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कीजिए, और पीसफुल माइंड से स्टॉक में ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेड करिए ताकि आप बड़े मोमेंटम पकड़ पाओ। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे तो दूर दूर तक स्टॉप लॉस हिट होने का नाम नहीं लेता। एक बार अगर 20 SMA के ऊपर आ गया प्राइस, आप देखोगे अगर ये लो का सपोर्ट होता, यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस होता, ये हिट ही नहीं हुआ। ये इतने बड़े डाउनफॉल आने के बावजूद भी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नज़दीक तक भी नहीं पहुंचा है। और अगर आप यहाँ पर बाय करते तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप यहाँ पर इस एरिया में निकल जाते, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल आना बहुत मुश्किल होता है, आप होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक है तो आप स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड कर पाते हो ऑप्शंस के कंपैरिजन में, तो स्टॉक में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर होगा। बॉलिंजर बैंड स्टॉक्स के लिए भी ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। रही है हमारा लेक्चर सीरीज़, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।